हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो भाई आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उस चैप्टर को हम वन शॉट में एक तरह से रिवाइज करने वाले हैं, या कह सकते हो एक एक डिटेल हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप इसको सिर्फ वन शॉट लेक्चर मत समझिए, एक तरह से डिटेल लेक्चर समझ सकते हैं जो ऑफलाइन क्लास में हम देते हैं कंटेंट, वैसा ही थोड़ा कंसाइज वे में, ठीक है, और थोड़ा फास्ट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो आपके सामने लिखा हुआ है फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करने जाएंगे किसके बारे में करेंगे, फोर्स के बारे में, कि फोर्स होता क्या है। तो एज वी ऑल नो दैट, बचपन से हम पढ़ के आ रहे, फोर्स होता क्या है। फोर्स बेसिकली पुश पुश या पुल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। एक तरह से एक्सटर्नल एफर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, ठीक है। भाई फोर्स की बात करें तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, ये फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन आया कहाँ से, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम यूनिट वगैरह की बात कर ले, फोर्स की यूनिट की बात करें तो यूनिट यहाँ से केजी बन जाएगा, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ही बराबर होता है किसके, 1 न्यूटन के। यानी भाई फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है हमारे पास, वो होता है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन जिसको शॉर्ट में अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए भाई फोर्स की बात करें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों भैया, क्योंकि इसमें ना डायरेक्शन डिफाइन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन डिफाइन होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है इसमें। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। एक एग्जांपल लेके आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, मेरे पास ये ब्लॉक रखा है, ठीक है, एक ब्लॉक है। अब इस पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कितने न्यूटन का लगा रहा हूँ, लेट सपोज 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है, 20, ये जो 20 होता है ये मैग्नीट्यूड होता है। 20 क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और मैं किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, देखा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगा रहा हूँ फोर्स, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये डायरेक्शन हो गया। तो भाई फोर्स में ना डायरेक्शन भी मैटर करता है। और जो साइड में एन है ये क्या हो गया, यूनिट हो गया भाई, ठीक है, यूनिट हो गया। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या बताता है, मैग्नीट्यूड नंबर होता है जो स्ट्रेंथ बताता है किसी भी चीज का। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बता रहा है। क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बता रहा है भैया जी, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बता रहा है। चलिए इतना क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। तो फोर्स के बारे में हमने बेसिक से बात कर लिया। अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें गाइस, ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स वैसे हमारे इस चैप्टर में 2 टाइप का ही दिया गया है, ठीक है। एक तो होता है बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो एक तो होता है भाई बैलेंस्ड फोर्स, और जो दूसरा है हमारे पास उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब ये बैलेंस फोर्स क्या होता है, तो भाई बैलेंस फोर्स में देखा जाए तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। नेट फोर्स क्या होता है बेटा जी, 0 होता है। और अगर नेट फोर्स 0 है तो कोई मोशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मोशन, अगर, अच्छा ऐसे समझ लो क्या, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, ठीक है। यानी इससे कोई मोशन स्टार्ट ही नहीं करा जा सकता, तुम ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसमें बॉडी देखा जाए तो बॉडी इसको ये मूव नहीं करवा सकता है ना, या फिर स्टेट ऑफ मोशन इसका सेम रहेगा, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ये क्या रहेगा, दोनों सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अच्छा, ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होता, यहाँ पे फोर्स की कोई वैल्यू होती है। और अगर फोर्स की वैल्यू होती है तो इसकी वजह से स्टेट ऑफ मोशन इसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट से मोशन, रेस्ट किसी रेस्ट बॉडी को मूव करवा सकता है, या किसी मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ा के, यानी कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज करवा सकता है। क्लियर है। चलिए, अच्छा बैलेंस्ड फोर्स कैसे होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है,
ये रहा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, इधर से लेट सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, F1 जो है 10 न्यूटन का, और इधर से भी एक फोर्स लग रहा है जो कि क्या है बेटा, वो भी 10 न्यूटन का ही है। तो देखो दोनों फोर्स इक्वल है एंड ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, एक में से दूसरे को माइनस कर दो, कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ रहा है बेटा, 0 आता है, इसको बैलेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगर किसी बॉडी में 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं और सब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, यानी कि उनका नेट फोर्स 0 आ रहा है, तो इसको हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है, इस पे इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, F1 20 न्यूटन है, और इधर मान के चलो कितना, इधर F2 मेरे पास 10 न्यूटन लग रहा है। अब यहाँ पे नेट फोर्स कैसे निकलेगा, तो भाई ये बड़े में से छोटा घटा दो, ठीक है, तो 20 माइनस 10 कितना, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो कैंसिल आउट नहीं हुआ फोर्स, कुछ ना कुछ फोर्स बच रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, अगर इतना समझ में आया तो नोट डाउन करिए, देन फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि भाई फोर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं, फोर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं क्या, फर्स्ट पॉइंट ये कि फोर्स ना किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रुका सकता है, या किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट में को मोशन में करवा सकता है, मतलब मूव करवा सकता है, ठीक है। फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज कर सकता है। तो ये 4 इफेक्ट होते हैं फोर्स के, ठीक है। सबसे पहला इफेक्ट क्या है बेटा, सबसे पहला इफेक्ट क्या है, इट कैन मूव ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है। सेकंड, इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। यानी अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मर्ज करके बोलूँ तो क्या मैं बोलूँगा, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। मोशन और रेस्ट के स्टेट को क्या कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बात करें तो इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज कर सकता है, ठीक है। इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज चेंज कर सकता है। तो इतना काम कर सकता है फोर्स, ठीक है। ये होते हैं फोर्स के इफेक्ट। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उस टॉपिक का नाम है इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये क्या होता है भैया जी इनर्शिया, आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनर्शिया को अपने आप से समझ सकते हो भाई, अगर सोते हो तो उठने का मन नहीं करता है ना, क्या कह रहे हो, उठते हैं तो सोने का मन कर जाता है, नहीं, पहला वाला समझना। इनर्शिया बेसिकली किसी भी बॉडी की एबिलिटी होती है, ठीक है। इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक तरह से इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक कोई बाहर से उस पर फोर्स ना लगाए, जब तक मम्मी आके चिल्लाए नहीं तब तक हम उठते नहीं है, ठीक है। तो भाई इनर्शिया बेसिकली होता क्या है, इनर्शिया होता क्या है, इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी to change its state of rest or of uniform motion, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, भाई इनर्शिया कहते हैं, क्लियर है। इनर्शिया जो होता है भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और भाई इनर्शिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक पॉइंट, क्या ज्ञान की बात में यहाँ पे नोट कर लो भाई, जी के बी मतलब ज्ञान की बात यह है कि यार इनर्शिया से हम किसी बॉडी के मास को इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली इनर्शिया होता क्या है, इट इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ मास, ठीक है, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ मास होता है। तो इनर्शिया इज indirect measure of mass, ठीक है। इनडायरेक्ट मेजर होता है किसका, मास का, कौन, इनर्शिया। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर लेते गाइस। टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं,
तो भाई इनर्शिया ज़्यादा नहीं, 3 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा है? सबसे पहला इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो 3 प्रकार के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आइए समझते हैं सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। मान लो हम बस में खड़े हैं, ठीक है, बस अभी रुकी हुई है, अचानक से बस स्टार्ट हो जाती है, तो हम क्या होते हैं? पीछे की तरफ गिरते हैं। ऐसे क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। अब समझो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। जैसे देखो, बस रेस्ट पे थी, हमारी बॉडी भी रेस्ट पे थी, बस अचानक से मूव होने लगी, तो हमारा बॉडी का नीचे वाला पार्ट तो आगे चले जाता है, बट ऊपर वाले को लगता है क्या अभी भी रेस्ट में ही थे हम, तो भाई हम क्यों जाएंगे आगे, तो वहीं पर रह जाता बॉडी के आगे पार्ट, नीचे वाला पार्ट आगे चले जाता है, इसलिए हम पीछे गिरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई गाड़ी स्टार्ट होती है मूव करना, ठीक है, अगर कोई गाड़ी मूव करना स्टार्ट होती है, ठीक है, मोशन स्टार्ट होता है, मान के चलो मोशन क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो मोशन स्टार्ट होगा तो जो बंदा इस पे खड़ा है, ठीक है, वो पीछे की तरफ गिरता है, पीछे की तरफ, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो मोशन में आ जाता है, ऊपर वाले पार्ट तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ही फॉलो कर रहा है, इसलिए वो नीचे पीछे की तरफ गिरता है। ऐसी इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें, बढ़िया गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, हम भी खड़े हैं मस्ती में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, अचानक से एक ब्रेक अप्लाई कर दिया गाड़ी वाले ने, ड्राइवर ने क्या करा? अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो होता क्या है? हमारा नीचे वाला पार्ट तो रुक जाता है, ठीक है, बट ऊपर वाले पार्ट को तो अगर अभी मोशन में है, तो इसलिए आगे की तरफ हम झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग होती है इनर्शिया ऑफ मोशन में। तो सेम गड्डी है भाई, इस बार ब्रेक अप्लाई कर दिया ड्राइवर साहब ने, ठीक है, अब ब्रेक लगा दिया तो होगा क्या? ये तो जो बंदा है, ठीक है, नीचे वाला तो रुक जाएगा, बट ऊपर वाला मोशन होगा, इसलिए आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। सेम फील करो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को। जब हम पहाड़ों में या फिर किसी कर्व रोड पे क्या होता है, जब कोई बैंक रोड है या फिर कर्व रोड है, उस पर अगर गाड़ी टर्न होता है तो होता है कि हम बाहर की तरफ फेंकते हैं, बाहर की तरफ लीन हो जाते हैं। ये क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। तो मान लो कोई कर्व रोड है, ठीक है, कर्व रोड है, ये गाड़ी जा रही है। अब यार गाड़ी ऐसे तो नहीं दिखा पाऊंगा, 3D में तो नहीं बन पाएगा, चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। देख भाई, मान के चल ये बग्गी बना देते हैं, है ना, ये मान के चलो इधर की तरफ जा रही है गाड़ी, है ना, हम इसके अंदर हैं, तो होता क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि हम बाहर की तरफ क्या होता है? एक तरह से लीन हो जाते हैं, बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। क्लियर है? तो भाई इतना होता है डायरेक्शन, इतना होता है टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इतना फटाफट नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, देन फिर चैप्टर को प्रोसीड करेंगे, मतलब लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उनमें से जो सबसे पहला टॉपिक जो आता है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है मोमेंटम, ठीक है। सबसे पहले अपने को मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ओ नहीं है, ये यू है, ठीक है, यहाँ पे बेटा ये ओ नहीं है, अरे सब मिल गया, मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। चलिए, अच्छा, यूनिट की बात करें तो मास का केजी होता है और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये मोमेंटम है। अब इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाया जा सकता है मोमेंटम का। डेफिनेशन क्या बनाएंगे मोमेंटम का? कि इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। भाई मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? किसी भी बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लो, उसको मोमेंटम कहते हैं। यानी कि एक तरह से मैं बता सकता हूं कि जो मोमेंटम है वो मोशन का क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, स्पीड के साथ एक तरह से मास के बारे में बता रहा है। तो ये बेसिकली मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम इज मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। बेसिकली हमें क्वांटिटी ऑफ मोशन डिस्क्राइब करता कौन? मोमेंटम, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मोशन डिस्क्राइब करता कौन? मोमेंटम। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए भाई, मोमेंटम एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे पता चला भैया जी वेक्टर क्वांटिटी होता है? क्योंकि भाई जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही किसका होता है? मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास भी क्या होता है? डायरेक्शन होता है। चलिए एक छोटा सा सवाल करते हैं, देखते हैं आप कर पाते नहीं कर पाते। छोटा सा एग्जाम्पल है क्या? लेट सपोज एक बॉल है जिसका मास m है, इसको हमने v वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। सामने में एक दीवार है, इससे गया, टकराया और टकरा के वापस आ गया सेम वेलोसिटी से, ठीक है, मतलब सेम स्पीड से वापस आ रहा। मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड से गया तो 10 मीटर पर सेकंड से वापस आ रहा टकराने के बाद। आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड
चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी निकालना है। अब कैसे करें, तो सुनो भाई, इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, है ना जी। अच्छा, फाइनल मोमेंटम इस बॉडी का क्या होगा, तो भाई मास तो सेम रहेगा बट वेलोसिटी इस बार ऑपोजिट है ना, तो यहाँ पे माइनस का वी आ जाएगा, यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या आ गया, माइनस का mv। तो ये फाइनल मोमेंटम है, ये क्या हो गया इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है। अब मेरे को चेंज इन मोमेंटम निकालना भाई, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही फॉर्मूला होता है ना। फाइनल मोमेंटम देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का mv है, यानी माइनस का mv। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम क्या था, सिर्फ mv था, तो लिख दो यहाँ पे क्या आ गया, mv। देखो ज़्यादातर बच्चों को जीरो लगता है बट जीरो होता नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, या माइनस का यहाँ, यानी यहाँ पे माइनस का 2mv आ गया, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इस वाले क्वेश्चन में क्या था, माइनस का 2mv था। जीरो मार्क करके बताना बेटा, सॉल्व करके देख लेना, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, तो ये हमारा मोमेंटम वाला टॉपिक भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या, लॉज ऑफ मोशन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो इस चैप्टर का जान है, ठीक है। तो शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको मैं प्यार से एनएलएम बोलता हूँ। एनएलएम मतलब क्या है भैया, यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन बाबा ने टोटल 3 लॉ दिए हैं। कौन कौन से दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना, ये तो 3 सभी को पता होता है। आइए सर इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो लॉ है इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ कहते हैं, है ना। फर्स्ट लॉ कौन सा लॉ हो गया भैया, आज समझते हैं भाई। देखो भाई, फर्स्ट लॉ को ना हम प्यार से लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल लॉ ऑफ इनर्शिया जैसी बातें करता है। कैसे बातें करता है, देखो भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता था, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, है ना। यानी कि कोई वस्तु अपने आप से स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज नहीं करता जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। ये सेम चीज तो इनर्शिया बोलता है, सेम चीज ये न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन बोलते हैं, ठीक है। आइए जरा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every body every object continue to remain state of rest or of uniform motion until or unless an external force applied on it भाई। हर वस्तु इस यूनिवर्स में अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। अगर अप्लाई हुआ तो रेस्ट वाली बॉडी फिर मोशन में आ जाती है, और जो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है वो एक्सलेटेड मोशन से मूव करने लगती है। क्लियर है भाई, तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल लॉ ऑफ इनर्शिया ऐसी बातें करता है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये रहा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। देखो भाई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, तो देखो ज्यादातर को लगता है ना कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं होता है, ये तो रिजल्ट है सेकंड लॉ का, ये सेकंड लॉ नहीं है। तो सेकंड लॉ बोलता क्या है भैया जी, सेकंड लॉ ये बोलता है क्या कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ force is directly proportional to rate of change in momentum of the body, ठीक है। ये है बेटा जी सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो बेटा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, टाइम से डिवाइड होगा, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड होगा। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब जरा देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसका रिजल्ट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे आता है। तो उसके लिए छोटा सा हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जब तक इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब ये F बराबर ma कैसे आ गया, उसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। ये रहा डेरिवेशन जो कि 2-3 नंबर में आ सकता है। अब डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमने देखा था क्या, एनएलएम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है।
जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इस पे अगर फोर्स लगेगा तो कुछ दूर जाने के बाद t टाइम बाद इसका जो वेलोसिटी होगा चेंज हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया mu, और इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया m इंटू फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल मोमेंटम है और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। अब हम यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जरा देखिए, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, अगर हमने कांस्टेंट को 1 मान लिया, इफ k बराबर 1, ठीक है, अगर हमने k को 1 मान लिया तो फोर्स बराबर क्या हो गया, डेल्टा p अपॉन में t हो गया। अच्छा, डेल्टा p को एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे डेल्टा p को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं क्या, f बराबर क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। क्लियर है गाइस? चलिए, फाइनल मोमेंटम क्या है mv, इनिशियल मोमेंटम क्या था mu। ठीक है, इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, कुछ कॉमन निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है भैया जी। क्या निकल रहा है? मास को कॉमन निकाल दो, तो मास तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, v माइनस यू अपॉन में टी। ये v माइनस यू अपॉन में टी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है, याद करो जरा मोशन चैप्टर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, v माइनस यू अपॉन में टी बराबर a। तो इस पूरे के जगह पे क्या आ सकता है भैया जी, a आ सकता है। तो यहाँ पे फोर्स बराबर आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये है रिजल्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, नॉट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज रिजल्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज रिजल्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये रिजल्ट क्या बोलता है बेटा, कि जो फोर्स होता है वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है किसी बॉडी का। ठीक है, यानी फोर्स प्रोडक्ट होता है मास एंड एक्सेलरेशन का। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है इम्पल्स। ठीक है, तो आ जाइए, इम्पल्स भी देख ले रहे भाई। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है? तो भाई जो इम्पल्स होता है ना, इम्पल्स जो होता है वो जब किसी ऑब्जेक्ट पे लार्ज फोर्स एक्ट कर रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जब किसी भी सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट पे लार्ज फोर्स एक्ट करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसको हम इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, अब पहले इम्पल्स का फॉर्मूला बनाऊंगा, देन फिर हम इस पे डेफिनेशन वगैरह पे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम, सॉरी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो फोर्स इंटू टाइम बराबर क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, और यही किसके बराबर होता है, इम्पल्स के। तो देख सकते हैं भाई, इम्पल्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इम्पल्स का फॉर्मूला आ चुका है। अच्छा, अगर इम्पल्स के फॉर्मूला को एक्सपेंड करके लिखा जाए तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो या तो फोर्स इंटू टाइम डेफिनेशन है इम्पल्स का, या तो चेंज इन मोमेंटम, दोनों ही डेफिनेशन हो सकते हैं। अब यानी कि यहाँ पे यूनिट भी दो बनेगा, हालांकि दोनों यूनिट सेम है, सॉल्व करके देखो सेम आएगा। फोर्स का होता है न्यूटन, टाइम का होता है सेकंड, और यहाँ से क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकंड। ये चेंज इन मोमेंटम वाले से बन गया, दोनों बराबर ही होते हैं, दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इम्पल्स का डेफिनेशन बनाते हैं। इम्पल्स का डेफिनेशन क्या है, तो इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स इज डिफाइंड एज large force acting on a body for short period of time, जब भाई लार्ज फोर्स किसी बॉडी पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। या इम्पल्स का डेफिनेशन एक और भी हो सकता है क्या, और इम्पल्स इज also defined as change in momentum, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मत बोल देना, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर जाता है, वो तो फोर्स होता है, एनएलएम सेकंड में देखा हमने। क्लियर है भाई? तो ये हमने इम्पल्स के बारे में देख लिया। अच्छा देखो, इम्पल्स भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इम्पल्स भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो चेंज इन मोमेंटम के अलॉन्ग इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा इसका एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है, जो क्रिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जो क्रिकेटर्स होते हैं भाई, वो जब भी कैच कर रहे होते हैं बॉल को, ठीक है, जब भी कैच कर रहे होते हैं बॉल को, तो अपने हाथ को पीछे ले लेते हैं, अपने हाथ को ऐसे नीचे खींच लेते हैं, नीचे। ऐसा क्यों करते हैं, तो भाई ऐसा करने से ना टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से ना टाइम बढ़ता है, और टाइम बढ़ता है तो भाई, टाइम बढ़ता है तो क्या होता है, बेसिकली फोर्स कम लगता है। ठीक है, टाइम बढ़ता है तो फोर्स यानी कि इम्पल्स कम लगता है, फोर्स यानी कि इम्पल्स कम लगता है भाई। क्लियर है? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट था। और क्यों जब कोई वो फायर ब्रिगेड वाले जब किसी को मतलब बचाते हैं तो नीचे गद्देदार चीज़ लगाते हैं, जब भी किसी को जंप करवाना हो ऊपर से। ठीक है, क्यों, ताकि अगर गद्देदार या सॉफ्ट चीज़ होगा ना तो क्या होगा, कंप्रेस होगा तो टाइम बढ़ेगा तो उस बंदे को चोट यानी कि इम्पल्स कम फील होगा।
तो ये था इम्पल्स के बारे में कुछ एप्लीकेशन हमने डिस्कस करा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लास्ट लॉ, जो कि है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है भाई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि इस दुनिया में जो भी एक्शन होता है उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। दिस लॉ states that every action has an equal and opposite reaction। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और ये जो स्टेटमेंट है सभी को याद रहता है। ठीक है, सभी लिख के आ जाते हैं और समझते हैं यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो कि नहीं है। सिर्फ यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और डिटेल में है। ठीक है, अब जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए ना आपको कुछ 2-3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जरा इसको डेप्थ में देखते हैं। क्या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कोई कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट NLM 3 न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इस दुनिया में जो भी फोर्स होता है, इस दुनिया में जो भी फोर्स हैं वो हमेशा पेयर में अकर करते हैं, और वो पेयर ही क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, एवरी फोर्स अकर्स इन पेयर। ठीक है, जो भी फोर्स होता है वो पेयर में अकर करता है। उस पेयर को ही हम क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कहते हैं। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, जो फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहा होता है वो सेम नेचर का होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्सेस शुड बी ऑफ सेम नेचर। ठीक है, सेम नेचर का होना चाहिए। मतलब एक दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी पहले वाले पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है दूसरे बॉडी पे तो दूसरा बॉडी पहले वाले पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। यानी फोर्स एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्स का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, एक्शन रिएक्शन का नेचर क्या होना चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए बेटा, नेचर इनका सेम होना चाहिए। इसी बात को मैंने थर्ड पॉइंट में बताया है। फोर्थ पॉइंट फिर बताता है क्या, जो एक्शन होगा, ठीक है, वो इक्वल एंड अपोजिट होगा किसके, रिएक्शन के। जो एक्शन होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा किसके, रिएक्शन के। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं क्या, कि भाई मान लो ये पृथ्वी है, इस पे तुम खड़े हो। ठीक है, तो भाई पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स से आपको नीचे खींच रही है। ठीक है, पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स से आपको नीचे खींच रही है, यानी अर्थ आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो आप भी अर्थ पे कौन सा फोर्स लगा रहे हो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगा रहे हो। ठीक है, आप भी अर्थ पे कौन सा फोर्स लगा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगा रहे हो। ठीक है, तो ये था एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसका मान ले, किस पे लग रहा है, तुम पे। ठीक है, किसी बॉडी पे। ठीक है, तो किसी बॉडी पे इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है, तो वो बॉडी भी अर्थ पे उतनी क्या लगाएगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। तो यानी कि फोर्स ऑन बॉडी बराबर कितना होगा, फोर्स ऑन अर्थ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पृथ्वी तुम्हें नीचे की तरफ खींच रही है, तुम पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहे हो। ठीक है, तो दोनों सेम नेचर के फोर्स होना चाहिए, दोनों ग्रेविटेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल है। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पे लाइक चार्जेस है, आप सभी को पता है लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए। ये मान के चलो फर्स्ट और ये सेकंड चार्ज है, तो जो फर्स्ट वाले चार्ज पे सेकंड वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, उतना ही सेकंड वाले चार्ज पे फर्स्ट वाला फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा। यानी कि जो फोर्स ऑन फर्स्ट बराबर होना चाहिए फोर्स ऑन सेकंड बॉडी के, और ये ऑपोजिट होना चाहिए। ये दोनों फोर्स अगर ये 10 का है तो इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कॉलिजन का। ठीक है, कॉलिजन, ये मान के चलो दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में कॉलिजन हो रहा है। इन दोनों में क्या हो रहा है बेटा, कॉलिजन हो रहा है। मान लो ये ए वाला बॉडी है और बी वाला बॉडी है। ठीक है, अगर ए वाला बॉडी बी वाले पे, ए वाला बॉडी अगर बी वाले पे फोर्स लगा रहा है, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो ये बी वाला भी ए वाले पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और ये जो दोनों फोर्स हैं वो सेम नेचर के होंगे, इक्वल होंगे, और क्या होंगे बेटा जी, ऑपोजिट होंगे। इक्वल होंगे और क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी कर ली है डिटेल में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे तो आपका चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि एक जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, कंजर्वेशन मोमेंटम,
इसका डेरिवेशन आ नहीं रहा इस साल, ठीक है, बट फिर भी इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वो डिस्कस कर ले रहे हैं। डेरिवेशन उतना खास था भी नहीं, जस्ट प्रूविंग था छोटा सा, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको प्यार से मोमेंटम भी कहते हो, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, तो मान लो तुम्हारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, मान लो कोई तुम्हारे पास क्या है बेटा, सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम पे लगने वाली सारी फोर्स की वजह से जो नेट फोर्स आ रहा है वो जीरो है। तो अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है, अगर सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होता है बेटा, जीरो होता है, अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है तो हम कह सकते हैं क्या कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का, ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है, सिस्टम का, वो बराबर हो जाएगा किसके, टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम। जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना फाइनल मोमेंटम होगा अगर उस बॉडी या सिस्टम पे कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा हो। यानी कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है। इसी बात को यहाँ पे लिखना है क्या, इफ नेट फोर्स on the system is zero, then momentum of an isolated system is constant, यानी कि कंजर्व्ड। क्या होता है भाई, कंजर्व होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है, कंजर्व होता है। अब सुनो, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलो ये दो बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी। इसका मास है एम ए, इसका मास कितना बेटा, एम बी है। ये यूए स्पीड से चल रही थी इनिशियली और ये यूबी स्पीड से चल रही थी। लेट सपोज ए वाली की जो स्पीड है ज़्यादा है तो कुछ देर बाद बी वाली को जाके ठोक देगा, एक्सीडेंट कर देगा। तो ये जो मंजर था ये बिफोर कॉलिजन का सीन देखा आपने, ठीक है, ये है बिफोर कॉलिजन, ठीक है, बिफोर कॉलिजन। अच्छा, दोनों में टक्कर होगा, ठीक है, दोनों में टक्कर होगा। जितना फोर्स एस पे लगाएगा उतना फोर्स एस पे लगाएगा, यानी फोर्स ऑन बी बराबर जाएगा किस पे, फोर्स ऑन ए के। इक्वल अपोजिट एक्सटेंडेशन पेयर एनएलएम 3 लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा होता है तो यहाँ पे तो कॉलिजन हुआ ड्यूरिंग कॉलिजन, फिर आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन क्या होने वाला है कि इन दोनों बॉडी की मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसकी मान के चलो वीए हो गई और इस वाले की क्या होगी बेटा, वीबी होगी। तो देखो इस बॉडी पे जब कॉलिजन हुआ तो क्या बाहर से कोई फोर्स एक्ट करा, नहीं, आपस में इंटरनल फोर्सेस ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होना चाहिए कहाँ पे, किसके, टोटल फाइनल मोमेंटम के। तो भाई कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपका यही है। इसी कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बन सकता है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नाइदर रिक्वायर्ड नॉर इन द सिलेबस। तो कैसे फॉर्मूला कैसे लिखे भाई, देखो टोटल इनिशियल मोमेंटम यानी दोनों बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए, ये फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम, प्लस मास ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया, यही बराबर होने चाहिए किसके, टोटल फाइनल मोमेंटम के। यानी मास तो सेम ही रहेगा एम ए और वेलोसिटी चेंज होगी वी ए, प्लस यहाँ पे एम बी और यहाँ पे क्या होगी बेटा वी बी। देखो इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या है, फाइनल मोमेंटम। ये बन गया फॉर्मूला कॉलिजन प्रोसेस के लिए। इस पे न्यूमेरिकल आते थे पहले काफ़ी, ठीक है। अगर सिलेबस में इस साल डिलीटेड है तो इस पे न्यूमेरिकल नहीं आना चाहिए, है तो आएगा तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसमें कोई ना कोई 4 में से 3 वेरिएबल दिया होगा, एक आपको पता करना होगा, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं ये सेम, अच्छा एक तो कॉलिजन हो गया इसका एग्जाम्पल। एप्लीकेशन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहला पढ़ा कॉलिजन, और कॉलिजन में देखा कैसे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसमें होता क्या है, गन में रिकॉइलिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये गन है हमारा, क्या कह रहे हो, होली की पिचकारी लग रही भैया जी, कोई बात नहीं। देखो इनिशियली तो यार इसके अंदर जो बुलेट है, ठीक है, इनिशियली जो इसके अंदर क्या है, बुलेट है, वो भी रेस्ट पे है और गन भी रेस्ट है। तो इनिशियल मोमेंटम तो क्या हो गया, जीरो, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इनमें क्या हो गया बेटा जी, जीरो हो गया। अच्छा, बट फाइनल मोमेंटम क्या होगा, जब फायर होगा, जब बुलेट फायर होगा, जब बुलेट क्या होगा, फायर होगा, तो भाई वेलोसिटी गेन करेगा। मान लो बुलेट की जो स्पीड है वो छोटा वाला वी है, ठीक है, और मास है वो छोटा वाला एम है।
गन का जो मास है कैपिटल एम है, और इसकी जो, अच्छा जब फायर करते हैं गन को तो बुलेट आगे जाता है, गन पीछे रिकॉइल होता है ना, गन पीछे आता है, यानी गन की वेलोसिटी कैपिटल वी होगी। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, बट फाइनल तो मोमेंटम जनरेट हुआ किसका, इन दोनों का मोमेंटम प्लस कर दो, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, इसको इधर फेंकिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया किसका, एम वी बराबर नेगेटिव ऑफ एम वी। ठीक है, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि जो एम वी है वो क्या बेटा, नेगेटिव ऑफ क्या बेटा एम वी है। इससे क्या बताता है, ये वेलोसिटी इस वाले का नेगेटिव आ रहा है, ये पीछे जाएगा, इसका नेगेटिव साइन बता रहा है क्या, गन विल रिकॉइल। ठीक है, गन विल रिकॉइल पीछे जाएगा, यानी ये जो वेलोसिटी है कैपिटल वी जो आप देख रहे हैं, कैपिटल वी जो देख रहे हैं ये रिकॉइल वेलोसिटी है, कैपिटल वी जो है वो क्या है बेटा, रिकॉइल वेलोसिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, और जो स्मॉल वी है इसको मजल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, मजल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस पे भी न्यूमेरिकल आता था। ठीक है, यहाँ पे 4 में से कोई भी 3 वेरिएबल दिया होगा, आपको एक फाइंड आउट करना होता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का हो गया दी एंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी होगी तो भाई अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, उनका भी भला हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।